जय हिंद दोस्तों। भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर 3.0 करेगा या फिर कोई और मिलिट्री ऑपरेशन करेगा पाकिस्तान के ऊपर, फिर टर्की के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को वेपन्स सप्लाई करने बचाने आएगा। ऐसा सिनेरियो अगले बार हमें देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ बातें की जा रही हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस डील के बाद में। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम का एक एग्रीमेंट है जो सऊदी अरेबिया ने साइन किया है पाकिस्तान के साथ। उसके इम्प्लीकेशंस यहाँ पे भारत के लिए क्या हैं और सऊदी अरेबिया ने ये डील अचानक क्यों साइन किया पाकिस्तान के साथ, इसकी जो टाइमिंग है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये किसके लिए है ये डील, इसमें पाकिस्तान का फायदा है या नुकसान, रशिया, चाइना, ये लोग इसको कैसे देखेंगे, अमेरिका क्या ये करा रहा है सऊदी के थ्रू या सऊदी खुद अमेरिका से बचने के लिए कर रहा है। इन सारी चीजों को थोड़ा एक 360 डिग्री तरीके से देखने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा ये नया चैनल है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इनके बीच में। ठीक है, पाकिस्तान से जो उनका जो फील्ड मार्शल, प्राइम सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इशकदार, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, ये एक डेलीगेशन गई थी सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसमें ये जो एग्रीमेंट है इसके अंडर बेसिकली एक ऐसी अलायंस है जहां पे अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी एक देश के ऊपर मिलिट्री अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगा कि भाई दोनों के ऊपर अटैक हुआ है। जी हाँ, मतलब नेटो का जो प्रिंसिपल है उसी तरह यहां पे एक अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि ये क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ? देखिए, सितंबर 9 तारीख को इजराइल ने दोहा के अंदर हमास के लीडर्स को घुस के मारा। ठीक है, कतर के अंदर घुस के बॉम्बिंग की। और वो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस, उन्होंने वो देखा और अचानक उनकी हो गई वो देख के। और फिर अरब लीग और ओआईसी इन दोनों की एक इमरजेंसी मीटिंग हो गई। इस मीटिंग के कुछ ही दिन बाद ये डिफेंस डील साइन होती है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। और माना जाता है कि जो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी अरब लीग और ओआईसी के बीच में, उसमें यह डिस्कशन हुआ था कि एक इस्लामिक नेटो, मतलब नेटो जैसा एक अलायंस इस्लामिक देशों का 60 कंट्रीज थे उसमें, उनका एक अलायंस बना दिया जाए। और इसको कुछ बहुत सारे देशों ने अपोज किया था उस मीटिंग के अंदर, ऐसा माना जा रहा है। तो जब मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि भाई मेरे जो पड़ोसी है कतार, उसके अंदर घुस के इजराइल मार रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसको कुछ बोल भी नहीं रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, घुस के मार रहे हैं कतर के अंदर, तो सऊदी अरेबिया ये सोच रहा है कि भाई अगर ऐसी बात है तो कल तो उठ के ये मेरे देश के अंदर भी ये लोग ठोक देंगे मेरे को भी, या मेरे एसेट्स को ठोक देंगे। तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है वो थोड़ा पैनिक में आ गया। देखिए, आपको मोहम्मद बिन सलमान का माइंडसेट थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ साल पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जब उन्होंने ये कहा था, इंटरव्यूअर ने, वेस्टर्न इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा। तो सऊदी अरेबिया, तो मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा भी नहीं और झट से बोल दिया तो फिर भाई हम भी न्यूक्लियर वेपन्स ले लेंगे। तो ये माइंडसेट एटलीस्ट पब्लिकली मोहम्मद बिन सलमान ने दिखाया है, राइट। तो वो देखने के बाद इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये चीज हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा सा अभी ऐसे बिहेव कर रहा है कि अपने एलाइज को डोर मैट के तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के लीडर से लिटरली झाड़ू मरवाना बाकी है व्हाइट हाउस के अंदर, बाकी सब कर रहा है वो। ठीक है, और अपने जो एलाइज हैं उनको, उनकी बेइज्जती कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसे माहौल के अंदर जब इजराइल दोहा के अंदर घुस के स्ट्राइक करता है तो मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान के साथ जो एसोसिएशन है, जो बाय द वे नया नहीं है, 1967 से पाकिस्तान ने 8000 से ज्यादा सऊदी मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप आज ही शुरू हुआ है। सऊदी अरेबिया तो डेकेड से पाकिस्तान को पैसे देते आ रहा है, राइट।
वो किसी और वीडियो में बात करेंगे कैसे टेरर फंडिंग वगैरह में वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के थ्रू। तो ये पहले से ही एक रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता फॉर्मलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज एट अ डिफेंस लेवल अभी हुआ है, और उसका ट्रिगर पॉइंट था इजराइल का स्ट्राइक जो कतर के अंदर हुआ। तो अब क्या है कि सऊदी अरेबिया ये देख रहा है कि भाई भारत जो तेल है वो रशिया से ले रहा है, राइट, 42% रशिया से। और पिछले 5 सालों में सऊदी अरेबिया भारत को जो तेल सप्लाई कर रहा था उसमें ऑलमोस्ट 35 to 40% की गिरावट आ गई है। आप इमेजिन कीजिए, पिछले 3 से 4 साल के अंदर 35 to 40% गिरावट आ गई है। सऊदी अरेबिया जो भारत को तेल सप्लाई कर रहा था, और रशिया के साथ तो आपको पता ही है अब कहाँ 0 से 42% पे आ गया है तेल का जो सप्लाई रशिया करता है भारत को। तो ये चीज सऊदी अरेबिया देख रहा है कि भाई भारत जो है मेरे से तेल तो नहीं खरीद रहा है, ठीक है, ऊपर से वर्ल्ड का जो ऑयल प्राइसेस है जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बढ़ने वाले थे वो बढ़ने ही नहीं दे रहा है भारत रशियन ऑयल खरीद खरीद के। तो ये भी एक प्रॉब्लम है मोहम्मद बिन सलमान को। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन सलमान का ये भी प्रॉब्लम है कि भाई देखो सऊदी अरेबिया के आज के डेट में ऑयल सप्लाई का जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है? वो रशिया ही है ना, मतलब वन ऑफ द बिग कॉम्पिटिटर। तो सऊदी अरेबिया भारत को ऐसे देख रहा है कि यार भारत मेरे से तेल भी नहीं खरीद रहा है, ठीक है, और रशिया जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो चाइना को तेल बेच रहा है, भारत को तेल बेच रहा है। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के लिए इस समय रशिया, चाइना और भारत जो है वो सरदर्द बन चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान के लिए रशिया, चाइना और भारत जो है सरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि हम तीन जो देश हैं, हम ना सऊदी अरेबिया से तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, हम तो आपस में ही ऑयल मिल बांट के खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये बात सऊदी अरेबिया को खटक रही है। तो इसलिए पाकिस्तान को यहाँ लेके आके एक ऑप्टिक्स खड़ा करने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहाँ पे बात ऐसी है कि इतने साल तक बहुत सारे अटकलें लगाए जाते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी ने फंडिंग किया यूएस के साथ मिलके। अब कोई लोग ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर डिप्लॉयड हैं, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई सऊदी तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, मतलब जो पाकिस्तान के न्यूक्स है वो तो सऊदी के ही है पिछले 50 साल से। ये तो अभी पब्लिकली अभी अनाउंस किया है इन लोगों ने, तो ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो अटकलें तो इस बात पे हमेशा से ही चलती आ रही है ना, तो ऐसा कोई उस लेवल का सरप्राइजिंग चीज तो ये नहीं लगना चाहिए लोगों को। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी भारत का इसमें नुकसान बहुत है, क्योंकि भारत अब ऑलरेडी यूएस से दुश्मनी कर बैठ बैठ चुका है, अब सऊदी अरेबिया भी दुश्मन बन जाएगा। मतलब अगले बार जब हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 करेंगे तो मतलब क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बचाने के लिए आ जाएगा? दोस्तों, ख्याली पुलाव जो है आप जितना चाहे पका ले, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऑन ग्राउंड आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? भारत। $46 बिलियन का ट्रेड होता है। सेकंड लार्जेस्ट, दोस्तों मैं सेकंड लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो भारत है। भारत के लिए भी सऊदी अरेबिया एक बहुत फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में सऊदी का जो अरामको है, उन्होंने 2019 में भारत के साथ एक डील साइन किया था कि कर्नाटका के पदूर के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो भारत बना रहा है उसके अंदर सऊदी अरेबिया का पेट्रोल की स्टोरेज की जाएगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। और ये पहली बार सऊदी अरेबिया ऐसा कोई डील सऊदी अरेबिया ने किया जहां पे वो अपने देश के बाहर अपना कंट्री का स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रख रहा है। तो सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी $46 बिलियन साल का भारत के ऊपर डिपेंडेंसी है। बाय द वे पाकिस्तान का कुछ $3 बिलियन का ट्रेड चलता है, और भीख जो देते हैं सऊदी अरेबिया नेट, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नेट तो कोई प्रॉफिट है नहीं सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के साथ, लेकिन कंपैरिजन ही नहीं है। भारत पूरी तरीके से इन्वेस्टेड है सऊदी अरेबिया के अंदर, और सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से इन्वेस्टेड है भारत के अंदर। ये तो मैं सिर्फ आपको ट्रेड की बात कर रहा हूं, बाकी जो सऊदी के जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट फंड्स ने भारत के अंदर जो जो जगह पे इन्वेस्ट करके रखी हुई है वो सब तो अलग है, ठीक है, वो अलग है चीज। तो ऑलरेडी भारत और सऊदी अरेबिया का ये है। तो फिर इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? तो
ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई अगर कोई अटैक होता है तो मिलिट्रीली हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ इतना ही लिखा है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ, एक के ऊपर भी अटैक हुआ तो। अब कंसिडर होने के बाद क्या करेगा सऊदी अरेबिया, ये तो नहीं लिखा है ना इसके अंदर, वो एम्बिग्यूटी है। और भारत का जो रिस्पॉन्स है, हमारे जो रणधीर जायसवाल जी ने काफी मेजर्ड रिस्पॉन्स है। भारत ने कहा है कि भाई हमको पता था, ये उनका स्टेटमेंट था कि भाई हमको पता था कि ये डील हो रहा है, बहुत टाइम से हमें पता था। और रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि भाई हम स्टडी करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस पैक्ट के, और भारत इज फुल्ली कमिटेड टुवर्ड्स इट्स नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत ने एक बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है। और सऊदी अरेबिया के को एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, रॉयटर्स के जर्नलिस्ट ने पूछा था कि भाई इसका भारत के साथ आपका जो रिश्ता है इस पे क्या इम्पैक्ट है। तो सऊदी अरेबिया के जो सीनियर डिप्लोमेट है उन्होंने कहा कि देखिए जी, भारत के साथ हमारा जो रिश्ता है वो आज इस लेवल पे है कि इतना अच्छा कभी था ही नहीं। और ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, आप न्यूज में जाके खुद पढ़ सकते हैं। भारत के साथ सऊदी अरेबिया का जो रिश्ता है वो अभी जिस लेवल पे है उस लेवल पे कभी था ही नहीं, उससे मतलब हमारा टॉप लेवल पे हमारा रिलेशनशिप है। तो देखिए, ये तो बोलने वाली बातें होती है, ये मैं भी जानता हूँ, ट्रम्प भी तो ऐसे ही बातें करता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो डील है ये लार्जली इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इजराइल एंड अमेरिका एंड लेस अबाउट इंडिया फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन यहां पे दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इसको जरूर भारत के अगेंस्ट एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। देखिए, पाकिस्तानियों की ये आदत तो है ना। तो पाकिस्तान जो अभी जैसे F-16 फाइटर जेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो करता ही है ना। और इनडायरेक्टली अमेरिका भी उनको प्रोत्साहन तो देता ही है ना। तो यही हरकत पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के पार्टनरशिप के साथ भी कर सकता है कि भाई आगे जाके कुछ वो भारत के अंदर टेरर अटैक पाकिस्तान करेगा तो वो तो करेगा, कुत्ते की दुम तो कभी सीधी होती नहीं है। अनलेस हम पाकिस्तान को कंप्लीटली डीन्यूक्लियराइज ना कर दे, जो हमारा प्लान में है, तो इसराइल के साथ मिलके, तब तक तो पाकिस्तान ये चीज़ करेगा ही ना। तो जब वो करेगा और जब भारत अटैक करेगा पाकिस्तान के अंदर अगले बार, तो देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भारत के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा देगा। मतलब अगले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के ऊपर भारत जब अटैक करता है तो सऊदी अरेबिया ऑयल एम्बार्गो लगा देगा, ऐसा बहुत लोग अभी बोल रहे हैं। देखिए, ऑयल एम्बार्गो अगर सऊदी अरेबिया लगाता भी है ना, अभी जो है भारत का जो ऑयल सप्लाई जो है उसके अंदर सऊदी अरेबिया का पिछले साल कंट्रीब्यूशन 13% है। कंपैरिजन में रशिया का अब 42% है, और इराक का जो भारत को सप्लाई, ओवरऑल भारत का सप्लाई उसमें 10% है। तो वैसे अगर देखा जाएगा तो 13% से हमारा कोई मेजर नुकसान यहाँ नहीं होने वाला। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है ये जरूर एज अ कार्ड यूज कर सकता है कि भाई आगे जाके, जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कॉल किया था भारत को भाई कि सीज फायर कर लो प्लीज, उसी तरह हो सकता है अगले बार मोहम्मद बिन सलमान मोदी जी को फोन कर लें किसी ऑपरेशन के अंदर। और देखिए, इसकी टाइमिंग एक और भी आप देखिए कि मोदी जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, और उसी दिन ये मीटिंग्स होती हैं और उसी दिन ये साइन होता है। अगर टाइमिंग की मैं बात करूं तो पहलगाम अटैक जो है वो कब हुआ था, जिस टाइम पे जेडी वॉन्स जो हैं भारत आए थे, उसी टाइम पे पहलगाम अटैक भी हुआ। तो यूएस की जो मैसेजिंग होती है ना, डीप स्टेट की जो मैसेजिंग होती है, वो उसकी जो टाइमिंग जो है ना वो बहुत ऑप्टिमम होती है। जेडी वॉन्स के विजिट के टाइम पे पहलगाम करवाया, मोदी जी के बर्थडे के दिन ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस डील करवाया, और इतना ही नहीं, मोदी जी के बर्थडे के दिन जो डीप स्टेट के जो लोग हैं वो सारे विश करने लगे। फाइव आइज से मोदी को, फाइव आइज कंट्रीज जो हैं उनसे मोदी जी को एकदम मीठा मीठा विश, बर्थडे विश करवाया, ठीक है। और जो मेसी जो है फुटबॉलर, उसने तक मोदी जी को विश कर दिया। बट ये आपने कभी की सुना हुआ लग रहा है ना, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में रिहाना ने विश किया था, राइट। रिहाना का फार्मर्स प्रोटेस्ट से क्या लेना देना था, राइट। फार्मर्स को विश किया था, तो उसी तरह मोदी जी को मेसी फुटबॉलर जो है उसने विश कर दिया। तो भाई ये डीप स्टेट की इनिशिएटिव है कि भाई मोदी जी को थोड़ा मस्का लगाया जाए, क्योंकि जो मोदी जी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप, अब मैं यूएस पे आता हूँ, यूएस के कंटेक्स्ट में ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है।
जो रेजिम चेंज का प्लान था वो फेल हो गया अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। जो सैवियो जी जो हैं, रॉड्रिक्स जी जो हैं, उनका भी रिपोर्ट और कुछ और भी रिपोर्ट्स के अनुसार सीआईए का जो ऑपरेशन था भारत के अंदर वो फेल हो चुका है रेजिम चेंज का। तो डोनाल्ड ट्रंप अचानक अब ये समझ गया कि भाई तख्ता पलट तो पॉसिबल नहीं है, अगले कुछ साल तक तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई अब मोदी जी को हटाना छोड़ के अब भारत को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी पे फोकस किया जाएगा। अब उसमें क्या है, कैरेट और स्टिक होगा। स्टिक क्या है, जो कुत्ते हैं, नवारो जैसे कुत्ते हैं, बेसेंट जैसे कुत्ते हैं यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे रोज भौंकने को बोलो, वो तो भौंकते रहते हैं। वैसे वो कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया, नवारो और बेसेंट थोड़े से शांत हो गए पिछले 3-4 दिन के अंदर। खैर, डोनाल्ड ट्रंप अब मस्का लगा रहा है मोदी जी को, पप्पियां जप्पियां दे रहा है एटलीस्ट ट्विटर के अंदर। यूएस की ट्रेड डेलीगेशन भारत के अंदर आ चुकी है इस समय और नेगोशिएशंस स्टार्ट हो चुकी हैं वापस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब देखिए, यहाँ पे हमें ये ऐसे देखना पड़ेगा कि इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया ने यूएस और इजराइल के अगेंस्ट खुद को बचाने के लिए ये पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन किया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। दूसरा एंगल इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि यूएस ने सऊदी अरेबिया को ये डिफेंस पैक्ट कराया। ध्यान से सुनिए, यूएस ने सऊदी अरेबिया के थ्रू ये डिफेंस पैक्ट कराया पाकिस्तान के साथ, सो दैट पाकिस्तान को एक मिलिट्री सप्लाई लाइन एस्टैब्लिश हो जाए, जो टर्की काफी दूर है और टर्की के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो स्ट्रेटेजिकली ये एक यूएस सऊदी का मूव भी हो सकता है, लेकिन इसका जो चांस है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि इसकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे, इजराइल ने जब दोहा कतार पे अटैक किया हमास के लीडर्स को, उसके बाद में ये चीज हुआ। तो मुझे इसका चांस थोड़ा कम लग रहा है कि ये यूएस ने करा है। तो ये सऊदी अरेबिया की इनसिक्योरिटी है, जिसको छुपाने के लिए, जिसको एड्रेस करने के लिए वो ये डील कर रहे हैं, डेस्परेशन में आके, हड़बड़ी में आके। लेकिन यहाँ पे एक एंगल ये भी आता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो ऑफ लेट तो इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा था। मतलब गाजा के अंदर जो कुछ भी हुआ, इसराइल ने जो किया, उसको सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, पब्लिकली स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन कभी ऐसा कोई बड़ा कोई नेगेटिव एक्शन तो नहीं लिया ना इसराइल के अगेंस्ट। तो वो एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि सऊदी अरेबिया डरता है, भाई अंकल सैम बैठा हुआ है वहां पे। जब बड़ा भाई बैठा हुआ है तो छोटे भाई के ऊपर थोड़ी कोई अटैक करेगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया और जो बाकी इस्लामिक देश है मिडिल ईस्ट में, वो चुप बैठे थे गाजा के अंदर जो हो रहा था उसके बाद में। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है, इसके बाद में थोड़ा सा गेम चेंज यहाँ हो सकता है, एटलीस्ट पोस्चरिंग वाइज, कि अब सऊदी बोल सकता है कि यार देखो, मेरे पास भी गुंडा है जिसको मैं सुपारी दे सकता हूँ मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे रशिया और चाइना थोड़े से नाराज हो जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी एक रीडिंग है, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये है कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भाई बलोचिस्तान में जो माइंस वगैरह की हड्डी जो जी जिनपिंग को पाकिस्तान ने दिया था, सीपेक का जो हड्डी दिया था, उसके बाद में $65 बिलियन चाइना से इन्वेस्टमेंट कराने के बाद चाइना के पीठ पे छुरा भोंक दिया पाकिस्तान ने, और अब जाके यूएस के गोद में बैठ गया। ये बात जी जिनपिंग को 100% खटकी होगी यार। मतलब आप क्या सोचते हो कि वो ये चीज नहीं देख रहा है? तो ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना के तो बैड बुक्स में अब आ चुका है। देखो, जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, आज भी चाइना तो कोऑपरेट कर ही रहा है ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक क्रैक्स तो स्टार्ट हो गया ना दिखना। ये बहुत क्लियर है कि रशिया, चाइना और इंडिया कहीं ना कहीं अब ना चाहते हुए भी एक कैंप में आ गए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ना चाहते हुए भी। चाइना कोई भारत से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, भारत भी खुश नहीं है चाइना के साथ, लेकिन ना चाहते हुए भी ये यूनाइटेड स्टेट्स, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने सऊदी अरेबिया को भारत से भी एलिनेट कर दिया, चाइना से भी एलिनेट कर दिया और रशिया से भी एलिनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन भारत का आज भी सऊदी में काफी, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट है। आईमेक जो है, अब उसका क्या होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका क्या होगा? तो एज ऑफ नाउ वो भी चालू है भारत का। आईएनएसटीसी क्या है? ईरान के थ्रू
रशिया होके जाता है वो भी भारत का चालू है। तो भारत अभी भी दोनों बोट में है। उस एंगल से देखा जाए तो भारत अभी भी दोनों बोट पे है। तो भारत एक ऐसे स्टेज में है जहां पे चाइना, रशिया के कैंप में रहना भारत के लिए एक ऑब्लिगेशन है इस समय, चाहे हम पसंद करें या ना करें। ये बात तो तय है। और रही बात यूएस की, देखिए इनकी बर्थडे विशेस पे आप मत जाइए। रेजिम चेंज ऑपरेशन उनका चालू ही रहता है। वो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस्तेमाल करके यूएस कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और इस बार भारत के सामने टर्की के अलावा हो सकता है सऊदी अरेबिया भी डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ना सही, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली पाकिस्तान को सपोर्ट करे उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है भारत का डिफेंस बजट जो है अब बढ़ा के हमको बढ़ाना पड़ेगा, तिगना 3 टाइम्स करना पड़ेगा इस बजट के अंदर, और गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा। भारत फौज के जो चीफ हैं उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर के आसपास मोदी जी ने मीटिंग किया था। ये न्यूज़ ज़्यादा बहुत लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, आप जाके अभी भी ढूंढ सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, भारत फौज के साथ मोदी जी का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के उस टाइम पे। तो मोदी जी को ये बात पता है कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट थोपने की कोशिश की जाएगी, और इसके अंदर भारत को खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है? और बांग्लादेश इस समय पूरी तरीके से यूएस के कब्जे में आ चुका है। ठीक है? एक और वीडियो मैं बनाऊंगा रखैन कॉरिडोर में अभी क्या चल रहा है। नए रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि वहां पे यूएस ट्रूप्स देखे गए हैं, तो वो भी हो रहा है। नेपाल में जो रेजिम चेंज है वो यूएस के फेवर में तो इस समय तक तो नहीं गया है, आगे जाता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ लकीली जो उनकी अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो खिरकी जी, वो उनकी पढ़ाई जो है वो यूपी में हुआ था, बनारस में, तो वो थोड़ी बहुत भारत को के सपोर्ट में सॉफ्ट कॉर्नर लग रही है। तो 6-8 महीने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेपाल में, लेकिन नज़र रखनी पड़ेगी। दोस्तों मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।